एक डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन या परिभाषा लिखने से पहले मैं ये परिभाषा किस तरह के है, हमने देखा कि हर सैंपल स्पेस में हम एक या और भी रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। जो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक नियम है जो हर परिणाम के लिए एक वास्तविक संख्या को निर्दिष्ट करता है, हर परिणाम के लिए। और उस रैंडम वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने देखा है। तो ये जो डेफिनेशन है वो उसी सिलसिले में है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x is a function on R on the real line defined by, या उसकी परिभाषा है, चूंकि ये रैंडम वेरिएबल x के बारे में है तो हम एक सबस्क्रिप्ट लगाते हैं p सब x ऑफ अ रियल नंबर x। ये फंक्शन डिफाइंड है r के ऊपर, तो हर रियल नंबर स्मॉल x के लिए हमें पता करना है कि ये p ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो जब एक ही रैंडम वेरिएबल है तो अक्सर हम जो सबस्क्रिप्ट रैंडम वेरिएबल कैपिटल x है उसको नहीं भी लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन सिंपल है, दिस इज द कैपिटल P प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू स्मॉल x। और जैसे हमने पिछले क्लास में विस्तार से देखा था, ये जो लिखा है इवेंट x इक्वल टू स्मॉल x, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इस इवेंट के लिए कि वो घटना जिसमें सभी वो ओमेगा मौजूद है, वो जो इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं कि x ऑफ ओमेगा इज स्मॉल x। तो ये एक परिभाषा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो ये परिभाषा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको इंग्लिश में ही हम शॉर्ट फॉर्म से ही अक्सर यूज करेंगे PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और हिंदी में उसको कहेंगे प्रायिकता मान फलन, मास फंक्शन, द्रव्यमान फलन या मान फलन। डिस्क्रीट, तो हम फिर एक बार इस परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रायिकता मान फलन, कौन से रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिफाइंड है? उन सभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप रिकॉल कीजिए, वो रैंडम वेरिएबल्स है जिनके सेट ऑफ वैल्यूज है काउंटेबल, गणनीय। तो हिंदी में असतत या असंतत रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। और
ये जो PMF है वो एक फंक्शन है r के ऊपर, तो हमें हर एक रियल नंबर, हर एक वास्तविक संख्या स्मॉल x के लिए p ऑफ x की वैल्यू पता करनी है, और वो है प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x। हमने ये जो दो अलग अलग उदाहरणों में पहले ही देख चुके हैं कि ये प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं किसी पर्टिकुलर उदाहरण में। हम आज भी काफी सारे उदाहरण देखेंगे। उससे पहले हम एक टिप्पणी देते हैं, रिमार्क करते हैं कि ये जो P ऑफ x है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये तो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ये एक घटना की प्रोबेबिलिटी है। कौन से घटना की? वो घटना जो x, जो हम लिख सकते हैं x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ये एक घटना है और इस घटना की प्रोबेबिलिटी है। तो चूंकि हमने प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज काफी सारी देखी है, तो हमें ये पता है कि ये P ऑफ x हमेशा से ही 0 और 1 के बीच वाली कोई वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा। दूसरी एक टिप्पणी है कि अगर हम सभी ये जो P ऑफ x है उन सभी x को जोड़ लें, ध्यान रखें कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये तो इनकी सेट ऑफ वैल्यूज तो गणनीय है, काउंटेबल है। मैं लिखता हूं, ये तो है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, और कोई रैंडम वेरिएबल अगर वैल्यू लेता है स्मॉल x तो वो अलग वैल्यू y नहीं ले सकता। कोई एक रैंडम वेरिएबल लेता है वैल्यू x, तो उसी समय वो y नहीं ले सकता। तो ये जो इवेंट्स है x इक्वल टू x, हम स्मॉल x के को वेरिएबल है तो इसको हम चेंज करते रहेंगे। तो ये अनन्य इवेंट्स हैं, ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो उसको हम जब जोड़ लेते हैं, सम करते हैं, तो एक्सियम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी के तहत a probability of sum of the probabilities will be probability of the union। लेकिन ये अगर सभी x को हम देख ले, ये कैपिटल X अलग है, स्मॉल x अलग है, मेरे लिखने का तरीका भी अलग है, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा हमेशा 1 रहता है। तो ये एक दूसरा रिमार्क है कि ये जो P ऑफ x फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसके वैल्यूज को हम पूरे जोड़ ले सभी x को लेके, तो हमेशा इसका जोड़ 1 आएगा। ये हम चेकिंग, जब कोई उदाहरण लेते हैं या कोई कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये दोनों हम ध्यान में रख सकते हैं, ये हम रीचेक, अपने मन में ही रीचेकिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, पिछले वाला एग्जाम्पल ही लेता हूं मैं, जो है ओमेगा इज 1 2 3 4 5 और 6, और x ऑफ i इज इक्वल टू i इन ओमेगा। और अगर ये फेयर डाई है, ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तो हमने पिछले बार देखा था कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू i है 1/6। तो इसका जो p, स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो है p सब x इक्वल टू 1/6 फॉर x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ध्यान में रखिए, ये जो ओमेगा, ये जो यहाँ पे जो परिणाम है उसको हम दर्शा रहे स्मॉल ओमेगा से। इस उदाहरण में ओमेगा अलग अलग परिणाम कौन से है? ये 6 अलग अलग परिणाम है, 1 2 3 4 5 6।
लेकिन यहां पे जब हम x की वैल्यू लिख रहे हैं, यहां पे x की वैल्यू भी है 1 2 3 4 5 और 6, जिसके लिए p ऑफ x है 1/6, लेकिन ये जो है वो परिणाम के रूप में नहीं आ रहे, दीज आर वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर फिर एक बार हम डेफिनेशन परिभाषा के ओर ध्यान लें, तो p ऑफ x हमने इस उदाहरण में लिखा है 1/6 इन 6x वैल्यूज के लिए, लेकिन PMF पूरे रियल लाइन पे फंक्शन है, तो हमें ये भी पता करना है कि p ऑफ x क्या है फॉर अदर वैल्यूज। क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज p ऑफ 7? p ऑफ 7 PMF की परिभाषा के तहत प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट x इक्वल टू 7 है, और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है लिखने के लिए कि उन परिणामों का समुच्चय जो ये रूल सेटिस्फाई करता है कि x ऑफ ओमेगा इज 7। ऐसे कौन से परिणाम है जिसके लिए x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 7? इस उदाहरण में ऐसा एक भी ओमेगा नहीं है, राइट? तो ये जो इवेंट है x इक्वल टू 7, ये एक रिक्त घटना है, रिक्त समुच्चय है। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय की प्रोबेबिलिटी, और वो हमें पता है हमेशा शून्य रहती है। तो 7 के बदले आप कोई भी नंबर ले लें, p ऑफ -3.3, तो वो भी होगा उन सभी परिणामों का समुच्चय जिसके लिए x की वैल्यू है -3.3, लेकिन हमें पता है इस x के लिए ऐसा एक भी परिणाम नहीं है, तो ये भी हो गया एम्प्टी सेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो मैं अगर यहां पे ऐड कर लू, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, और मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा दे रहा हूं। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम पूरा PMF लिखने जाएं, द PMF ऑफ x, प्रायिकता मान फलन इस रैंडम वेरिएबल x की हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, p ऑफ x इज 1/6 फॉर x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, और उसका मान है 0 अदरवाइज। फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, p ऑफ x इज 0। तो PMF लिखने के लिए जरूरत है कि हम हम लिखे या पता करें कि हर रियल नंबर स्मॉल x के लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या है। टॉस अ कॉइन रिपीटेडली, बार बार उछालते रहे, टिल फर्स्ट हेड अपीयर्स, और मान ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ h, किसी भी एक उछाल में h की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p। तो इसमें ओमेगा, ये उदाहरण हमने पहले भी देखा हुआ है, ओमेगा है एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, एक अनंत किंतु गणनीय समुच्चय, जिसको हमने पहले भी दर्शाया है इन नोटेशन से, h th tth वगैरह वगैरह वगैरह। चूंकि इसमें अनंत परिणाम है, हम पूरे तरह से हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। इस पे अभी हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं। x be the random variable which indicates the number of tosses till the first h,
or in the experiment, number of tosses, total number of tosses. तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकती है? x हम देखते हैं, पहले चलो देखते हैं। पहला जो परिणाम है h, तो x ऑफ h क्या होगा इसमें? हमारी एक्सपेरिमेंट तो पहले परिणाम के बाद ही खत्म हो गई, क्योंकि पहला परिणाम ही आया हेड्स। तो हम ये रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें h ना मिले। अगर पहले ही उछाल में हमारे पास h आ गया तो हम रोक देंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज 1। x ऑफ th, अगला जो परिणाम है th, उसमें पहले उछाल में था t, दूसरे में था h, तो x ऑफ th इसमें होगा क्या? इसमें टोटल 2 टॉसेस हुए हैं, तो x ऑफ th विल बी 2 और x ऑफ th होगा 3। और इस तरह से x ऑफ कोई भी एक परिणाम अगर हम देखें तो ये लगातार काफी सारे t रहेंगे और एंड में एक h रहेगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ टॉसेस क्या रहेंगे? इसके टोटल नंबर ऑफ टॉसेस उतने रहेंगे जितने हैं टोटल नंबर ऑफ टीज। समझ लीजिए ये है k टीज, k टेल्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉसेस रहेंगे, k तो टीज रहे और अंत में एक टॉस हमेशा हेड्स है, तो इसकी वैल्यू रहेगी k+1। इस इवेंट की इस आउटकम के लिए x की वैल्यू रहेगी k+1। तो हम देखते हैं कि नंबर सेट ऑफ वैल्यूज या रेंज ऑफ x इज, ये तो एक हो सकते हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और काफी सारी कोई भी एक धन पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इसका पीएमएफ हमें निकालना है। पीएमएफ कैसे निकालेंगे? तो हमें पीएमएफ का मतलब है हर रियल नंबर x के लिए हमें पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? ये तो अनंत अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, पैटर्न भी है। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालें। P ऑफ 1 क्या होगी? P ऑफ 1, तो मैंने 1 क्यों चूज किया? मैंने ये सेट देख लिया जहां x की वैल्यूज आती है 1 2 3, तो हर एक का हम कोशिश करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की। ये P ऑफ x इक्वल टू 1 हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन x वैल्यू कब 1 होगी? जब पहला ही परिणाम होगा h, पहले उछाल में ही हमें हेड्स मिल जाएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी शायद उसमें प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी देखी है कि हमारा जो कॉइन है, हमारा जो सिक्का है, उसमें हेड्स की प्रोबेबिलिटी है p। तो ये तो आ गया p, तो आसानी से हमने P ऑफ 1 कैलकुलेट कर लिया। P ऑफ 2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये कैलकुलेशंस हम पहले कर चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं क्योंकि हम अब कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया है। हम अब रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ निकाल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशंस उसी तरह से आएंगी। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि पहले सिक्के के उछाल में आ गया टेल्स, दूसरे में आ गया हेड्स। और हमने देखा है कि ये जो अलग अलग उछाल है उसी सिक्के के, उसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो उछाल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इंडिपेंडेंस के कारण होगा प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो पहले में टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी और दूसरे में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी पी। उसी तरह से P ऑफ 3 हम निकालें तो दिस इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ऊपर एक टाइपो है तो x इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ओके, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, वो x वैल्यू 3 उसी टाइम लेगा जब पहले दो उछाल में टेल्स आए और तीसरे में हेड्स आए। तो पहले टेल्स की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी, दूसरे टेल्स की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी, तब 1 माइनस पी टाइम्स 1 माइनस पी हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर, और तीसरे में आएगा पी। और इसी तरह से हम देखते रहेंगे पी ऑफ के, the probability x equal to k is the probability of the event कि पहले k माइनस 1 टेल्स है, अंत में h है, तो यहां है k माइनस 1 टेल्स, अंत में x है, तो हर टेल्स की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। उन सारे 1 माइनस पी को एक दूसरे से गुना कर देंगे, कितने बार करेंगे? k माइनस 1 बार, सो 1 माइनस पी रेस टू द पावर k माइनस 1, और अंत में आएगी p। तो हमने यहां हमारे पास तो अनंत अलग अलग वैल्यूज है k की, लेकिन ये पैटर्न है, तो मैथमेटिकली हमने हर पूर्णांक k के लिए p ऑफ k पता कर लिया है। तो हम PMF, इस रैंडम वेरिएबल के PMF को लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू p 1 माइनस p टाइम्स रेस टू द पावर x माइनस 1 टाइम्स p। यदि x होगा 1 2 3 4 वगैरह वगैरह वगैरह, x कोई भी धन पूर्णांक होगा, तो इस फॉर्मूला से p ऑफ x पता कर सकता है। और चूंकि यही वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल x ले सकता है, कोई अलग वैल्यू नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता है, -7 नहीं ले सकता है, 3.5 नहीं ले सकता है, तो बाकी सभी x के लिए p ऑफ x होगी 0। तो ये है PMF इस उदाहरण में इस रैंडम वेरिएबल के लिए। एक किसी दुकान में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उस दुकान में जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स, एक 10 मिनट के अंतराल में से बिटवीन 10 AM सुबह 10 बजे से लेके 10:10 तक कितने कस्टमर आते हैं? 10 बजे वो दुकान खुलने का समय है, तो पहले 10 मिनट में कितने कस्टमर आते हैं, तो उसका जो वो है हमारा रैंडम वेरिएबल x। और इस एग्जांपल में हम डायरेक्टली PMF देखने वाले हैं उस रैंडम वेरिएबल की, और मैं ये अलग तरीके से ये PMF लिखने जा रहा हूं। इसमें जो रैंडम वेरिएबल x है वो वैल्यूज ले सकता है 0 1 2 3, और ये टेबुलर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, और हम फिर एक बार देखेंगे ये टेबल का मतलब क्या है, उसको कैसे उसका विच्छेदन करेंगे। तो ये जो इन 10 मिनट में, शुरुआती 10 मिनट में देखा गया है पूरे साल में शायद कि एक भी कस्टमर नहीं आया
इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ये शुरुआती 10 मिनट में एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 2 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और 3 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो इस टेबल को इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि X is the number of customers arriving in the shop on a randomly chosen day between 10 and 10:10 AM। शुरुआती 10 मिनट में किसी एक दिन में, और पूरा देखा गया है कि हमेशा या तो कुछ दिन कोई भी कस्टमर नहीं आता है, कुछ दिन एक आता है या 2 आता है या 3 आते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन इस टेबल को Px is the PMF of X। तो इस टेबल को हम इस जरिए, इस नजर से देख ले कि ये जो टेबल है वो इस रैंडम वेरिएबल x का PMF हमें शुरुआती तौर पे ही दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। क्या 4 कस्टमर्स या 3 से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं? अगर हम ये px को जोड़ लें, सभी px वैल्यूज को जोड़ लें, तो उसका मतलब उसकी जोड़ क्या आती है? 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1, ये आता है 1। और उसका मतलब है कि ये सभी ये तो पूरी प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1 से ज्यादा और जा नहीं सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। उसका मतलब है 3 से ज्यादा ग्राहक आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, 0 है। और उसका मतलब है x टेक्स वैल्यूज, x, this random variable x takes values 0, 1, 2, 3 with probability given in the table. So p, जब x is 0, p of 0 is 0.3. When x is 1, p of 1 is 0.2, p of 2 is 0.4 और p of 3 is 0.1। तो ये अलग, ये और एक तरीका है PMF दर्शाने का। PMF टैब्यूलर फॉर्म में भी PMF दर्शाया जा सकता है। इसी PMF को, जैसे हमने पहले उदाहरणों में देखा था, इसी PMF को फंक्शन फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? इसको हम लिखते P of x is equal to x की अलग अलग कौन सी वैल्यूज है? x 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3 और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1। लेकिन जब भी हम फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सभी x को के बारे में लिखें। तो ये जो 4x है उसके अलावा बहुत सारे अदर x है, उनके लिए हमें लिखना होगा कि उनकी वैल्यू है 0। जब टैब्यूलर फॉर्म में हम PMF लिखते हैं तो ये अलग से दर्शाने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोबेबिलिटीज को जोड़कर हमारे पास 1 आता है तो ये उसी PMF को 2 अलग अलग
तरीके से दर्शाया गया है इस उदाहरण में। अब हम ये इस टेबल के ऊपर ध्यान देंगे और हमने अभी तक तो पीएमएफ तो हो गया। पीएमएफ का मतलब जैसे हम अभी तक देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, लेकिन किसी रैंडम वेरिएबल के साथ साथ और काफी सारे इवेंट्स को हम देख सकते हैं और उसके लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी की भी जांच कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के जरिए हम वो देखेंगे। तो हम टेबुलर फॉर्म हो या फंक्शनल फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म की तरफ देख के ये आगे वाले सवालों के उत्तर कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हमें देखना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 0, इस उदाहरण में x केवल 4 अलग अलग वैल्यूज लेता है, 0, 1, 2 और 3। तो ये इवेंट इस एग्जांपल में फिर एक बार मैं इसका एक फुल फॉर्म इवेंट लिखता हूं, सेट ऑफ ऑल ओमेगा फॉर विच x ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू 0, शून्य या शून्य से कम उसकी वैल्यू है। हाँ, और एक चीज इसमें हमने अभी इस एग्जांपल में ओमेगा को तो लिखा ही नहीं है। तो हम देखते हैं जब हम रैंडम वेरिएबल्स के साथ विश्लेषण करने जाते हैं तो ये जरूरत नहीं है कि हमें ओमेगा के बारे में पता हो। हमें पता है कि कोई ओमेगा है बैकग्राउंड में और उसी कारण हम ये वाला नोटेशन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब एक्चुअल ओमेगा मायने भी नहीं रखता है। तो मायने नहीं रखता है उसका मतलब क्या है, उसको उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अगर हमें पीएमएफ पहले से पता है। तो x, ये जो रैंडम वेरिएबल x है वो तो 0 या उससे कम कौन सी वैल्यूज ले सकता है, एक ही वैल्यू है x इक्वल टू 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पीएमएफ से डायरेक्टली मिल सकती है 0.3। लेकिन अगर हम इवेंट देखें x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसमें या तो x 0 हो सकता है और x इक्वल टू 1, और किसी ओमेगा के लिए x ओमेगा अगर 0 है तो उस ओमेगा के लिए x ओमेगा 1 नहीं हो सकता। तो ये जो दो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अनन्य है। तो इसका होगा फाइनाइट एडिटिविटी यूज करके प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये ऊपर भी हम लिख सकते थे, ये है p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, और उसको हम जोड़ सकते हैं 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5। ये पूरे विस्तार से लिख लिया है। उसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और 1 और 2, विच इज p0 प्लस p1 प्लस p2, और उसको हम जोड़ दे 0.3, 0.2 और 0.4 को, तो आता है 0.9। और एक लास्ट कैलकुलेशन इसमें करूंगा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 3। ये कैलकुलेशन के बिना भी अब आप सोच सकते हो कि इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में s की यही 4 वैल्यूज है, तो ये बेसिकली सभी वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो उसका आंसर तो 1 होना चाहिए। लेकिन पीएमएफ को यूज करके हम इसको विस्तार से चेक कर सकते हैं कि ये होगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, और हमने वो पहले ही जोड़ रखा है, फिर से आप कर सकते हैं
0.3, 0.2, 0.4 और 0.1 को जोड़ के हमें आएगा 1, जो हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हम अलग अलग और भी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को पूछ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 या 2 के बीच में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें तो होगा x इक्वल टू 1 और 2, तो होगा p1 प्लस p2 जो है 0.2 प्लस 0.4 जिसका मान होगा 0.6। तो ये पीएमएफ अगर हमें पता है तो जिस रैंडम वेरिएबल का वो पीएमएफ है, उस रैंडम वेरिएबल से जुड़े हुए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हम इस प्रकार से पीएमएफ का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक कोई टूरिस्ट हिल स्टेशन पे एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसमें शाम के टाइम कस्टमर्स आते हैं और एक्सपेरिमेंट जो है, ये मेजरमेंट जो है कि वो इस प्रकार से है कि जो कस्टमर्स आते हैं उनको हम देखते हैं कि वो चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफी पीना पसंद करते हैं। सो रैंडमली चोजन कस्टमर in a restaurant उनको पूछा जाता है कि वो चाय पसंद करते हैं, चाय प्रिफर करते हैं या कॉफी प्रिफर करते हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन कर रहा है वो है हमें तो सिर्फ नंबर्स पता करना है या प्रोपोर्शन पता करना है। तो x is 1 if t is preferred और x होगा 0 if coffee is preferred। तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल, इस तरह के रैंडम वेरिएबल हमने पहले भी देखे हुए हैं, जहां रैंडम वेरिएबल सिर्फ ठीक 2 अलग अलग वैल्यूज ले रहा है और वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यूज ले रहे हैं, 0 या 1। और देखा गया है कि इस एग्जाम्पल में p ऑफ 0 इज 0.3, तो p ऑफ 1 होगा 1 माइनस 0.3 या 0.7। तो ये है इस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 which is p of 1 is 0.7, probability x equal to 0 is p of 0 which is 0.3। इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल्स है जो ठीक ठीक 2 ही वैल्यूज लेते हैं, 0 या 1, वो काफी स्पेशल तरीके के रैंडम वेरिएबल्स है। तो अगली जो हमारी परिभाषा है, अगला डेफिनेशन है, वो उसी के बारे में है। और इस डेफिनेशन को मोटिवेट करने के लिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था। रैंडम वेरिएबल टेकिंग ओनली 2 वैल्यूज, ठीक ठीक 2 ही अलग अलग वैल्यूज वो रैंडम वेरिएबल लेता है।
और कोई भी दो वैल्यूज नहीं, स्पेसिफिक दो वैल्यूज 0 एंड 1, 0 और 1, इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स को एक विशिष्ट नाम से हम उनको जाना जाता है, इज कॉल्ड अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो केवल अगर हम आगे जाके काफी बार कहेंगे y इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, उसका इमीडिएट मतलब है कि जो y के वैल्यूज है वो सिर्फ दो है, और कौन से दो है, या तो 0 या तो 1। तो ये अभी जो एग्जांपल देखा उसमें x इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। पहले भी हमने काफी सारे उदाहरण देखे अलग अलग ओमेगा के लिए, अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, जहां पे हमने बर्नौली रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था। तो पीएमएफ ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, चूंकि बर्नौली रैंडम वेरिएबल ठीक दो वैल्यूज लेता है, तो पीएमएफ of a Bernoulli random variable हमें पता चल जाएगा अगर हमें पता है P of 1 और P of 0। लेकिन ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नंबर्स नहीं है, क्योंकि वो P0 और P1 को अगर हम जोड़ ले तो हमेशा 1 ही आएगा। तो P of 1 which is probability x equal to 1, अगर हम एक नंबर स्मॉल p से दर्शाते हैं, if then p of 0 which is probability x equal to 0, जो हमने पहले काफी बार ये देख चुके हैं, which will be 1 minus probability x equal to 1, which will be 1 minus p। तो ये जो बर्नौली रैंडम, कोई भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो उसका पीएमएफ पूरे तरह से निर्भर है एक अननोन वैल्यू पे, स्मॉल p। सो हम लिखते हैं, इस सिचुएशन में हम लिखते हैं x फॉलोज, ये सिंबल यूज करते हैं, x फॉलोज बर्नौली, शॉर्ट में बर लिखते हैं, विथ पैरामीटर p। सो ये नोटेशन हम काफी बार यूज करेंगे, और इस नोटेशन का मतलब क्या है, x is a Bernoulli random variable और उसका पीएमएफ क्या होगा, उसका पीएमएफ होगा P of 1 is small p और P of 0 is 1 minus p। और ये स्मॉल p जो ऊपर नोटेशन में ब्रैकेट में दिया है वही है। तो हमारा पहले वाला जो ऊपरी जो एग्जांपल था उसमें ये वाला x लिखेंगे इज बर्नौली, इसमें p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है P of 1, वो है 0.7। तो इस एग्जांपल में हमारा जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल था उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज बर्नौली 0.7। ये और एक तरीका हुआ कुछ स्पेशल केस में पीएमएफ लिखने का। हमें पूरी तरह से पीएमएफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे x इज बर्नौली 0.7, उसका मतलब तुरंत ये होता है, ये डेफिनेशन के तहत, कि x सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं, 0 या 1, और उसका पीएमएफ है P1 इज इक्वल टू 0.7 और P0 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.7। ये जो स्मॉल p है उसको बोलते हैं पैरामीटर। p इज कॉल्ड
Small p is called the parameter of the distribution. हिंदी में उसको बोलते हैं प्राचल, उस बंटन का प्राचल है। और क्योंकि ये पहली बार हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैं थोड़े विस्तार में इसका मतलब दोहराता हूं। सपोज the probability mass function p of x depends on a quantity, किसी एक नंबर पे डिपेंड करता है, on a quantity that can be assigned any of a number of values. जैसे कि इस एग्जाम्पल में p होगा 0 लेस देन p लेस देन 1। बर्नौली में p की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में है। Two different values of this quantity p determines two different probability mass functions. Such a p is called a parameter of the distribution. मतलब हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा उसमें p की वैल्यू थी 0.7। किसी और अगर हम एक फेयर सिक्के को उछालने जाते हैं तो और x को दर्शाते हैं, वो x वो रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू लेगा 1 जब हेड्स आता है, और वैल्यू लेगा टेल्स जब वैल्यू लेगा 0 जब टेल्स आता है। तो वो भी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है जिसमें p की वैल्यू होगी 0.5। ये अलग अलग एक तरह के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल ठीक ठीक एक तरह का है, सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं 0 या 1, लेकिन वो पैरामीटर की वैल्यू चेंज होने से उसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस सभी चेंज हो जाएंगे। अलग डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का। तो और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। p स्मॉल p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इस एग्जांपल में। ये सभी जो ये द कलेक्शन, ये सभी जो अलग अलग पीएमएफ है, हर p वैल्यू के लिए अलग पीएमएफ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सच प्रोबेबिलिटी distributions for different values of the parameter p is called family तो हम बोलेंगे अभी जो ऊपर एग्जाम्पल हमने देखा था वो एग्जाम्पल x
आता है बर्नौली फैमिली के अंदर। बर्नौली फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसका तुरंत उसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो रैंडम वेरिएबल है वो सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, 0 और 1, और उसकी जो एक वैल्यू एक लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है वो डिपेंड करती है एक पैरामीटर स्मॉल p के ऊपर। जाते जाते मैं दो और तरीके दर्शाता हूं जिससे कि PMF को दर्शाया जा सकता है। ये दोनों जो है ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हम ये एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाएंगे। सपोज हमारे पास एक PMF है, मैं सभी अलग अलग तरीके से ये PMF को दर्शाऊंगा जो हमने अभी तक देखे हैं। ये x लेता है, समझ लीजिए तीन वैल्यू 0, 1 और 3, और वो वैल्यूज है 0.5, 0.4 और 0.1। ये है px। उसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू लेता है 0, प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ, वैल्यू लेता है 1, प्रोबेबिलिटी 0.4 के साथ, और वैल्यू लेता है 3, प्रोबेबिलिटी 0.1 के साथ। चूंकि 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.1 इज 1, ये रैंडम वेरिएबल और कोई भी वैल्यू नहीं लेता। इन पर्टिकुलर ये रैंडम वेरिएबल जो मिसिंग बीच में वाली लग रहा है, मिसिंग वैल्यू है 2, वो 2 मिसिंग है क्योंकि द प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इज 0। तो हम इसमें सिर्फ वही टेबल में नंबर्स लिखते हैं जो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज है। इसको फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे p of x is 0.5 if x equal to 0, 0.4 if x equal to 1, 0.1 if x equal to 3, 0 otherwise। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे दर्शाएंगे? लाइन ग्राफ के जरिए हम दिखाते हैं इसी PMF को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो ये एक हम ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ जिसमें x एक्सिस पर दिखाएंगे x की वैल्यूज और y एक्सिस पे दर्शाएंगे p ऑफ x की वैल्यूज। यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x की कौन सी वैल्यूज है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 नहीं है, x इक्वल टू 3। ये x की 3 अलग अलग वैल्यूज है। और ये जो px की वैल्यू है वो एक लाइन ग्राफ से दर्शाएंगे। तो 0.5, तो ये 0.5, 0.4, 0.3। तो x इक्वल टू, ये सिर्फ ग्राफ निकाल रहे हैं हम इस फंक्शन px का। उसी तरह से x इक्वल टू 1 के साथ p ऑफ 1 की वैल्यू है 0.4, तो ये है लाइन ग्राफ। और x इक्वल टू 3 के लिए ये है 0, 1, 3। ये है 2 जो मिसिंग है मतलब उसके ऊपर p ऑफ 2 इज 0, तो उसपे ऊपर कोई लाइन नहीं आएगी। p ऑफ 3 इज 0.1, ये है लाइन ग्राफ। और एक तरीका काफी यूज होता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, वो है हिस्टोग्राम। वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और
इसको भी हम उसी तरह हिस्टोग्राम में क्या है, जैसे लाइन ग्राफ में दिखाया गया है वैसे ही हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पी ऑफ एक्स को एक लाइन के तौर पे ना दर्शाते हुए एक रेक्टेंगल की तौर पे दर्शाते हैं। तो वही एग्जाम्पल फिर एक बार ले रहे हैं, एक्स और पी एक्स, फिर एक बार 0, 1 और 3 ये अलग अलग वैल्यूज है, और हर जो px की जो वैल्यू है उसको हम एक लाइन के तौर पे ना दर्शाते हुए एक रेक्टेंगल के तौर पे दिखाएंगे। रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो तीनों में एक ही रहेगी। ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा आप समझ लीजिए, लेकिन ये जो विड्थ जो है वो तीनों रेक्टेंगल की सेम ही है। हाइट होगी px के मुताबिक, p of x, p of 0 is 0.5, p of 1, और रेक्टेंगल के बेस क्या होगा, वो 0 जो है 0 या 1 या 3 वो रेक्टेंगल के बेस के मिड पॉइंट पे होगा। ये है हिस्टोग्राम।